मैं हाजरा कुरैशी SPRS कॉलेज से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कल BSc पार्ट 3 वालों के लिए एग्जाम की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। सेक्शन सेकंड से, जबकि कोऑर्डिनेट्स में आपके है पक्षियों में, कबूतर में या कोलंबो में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके आता है तो उसमें आपके पेपर में पक्षी भी लिखा आ सकता है, कबूतर भी आ सकता है या उसका वैज्ञानिक नाम कोलंबो भी लिखा आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें इंट्रोडक्शन देना होगा और उसके पश्चात श्वसन मार्ग के बारे में बताना होगा और तीसरा उसका नामांकित चित्र आपको उसमें ड्रॉ करना होगा और उसके पश्चात श्वसन की क्रियाविधि संक्षेप में, जो कि 2 प्रकार की होती है, उच्च श्वसन और निश्वसन, इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि कबूतर जो होते हैं अन्य कशेरुकियों के तुलना में उनमें श्वसन तंत्र जो होता है वो बहुत ही उच्च कोटि का और जटिल प्रकार का होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उनमें वायु कोश पाया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट इंट्रोडक्शन में आप डालेंगे कि श्वसन तंत्र जटिल होता है। क्यों? किसके कंपेयर में? अन्य कशेरुकियों के कंपेयर में अधिक जटिल होता है, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? वायु कोश पाए जाते हैं। सेकंड आप बॉक्स में डालेंगे कि इनमें फुफ्फुस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। फुफ्फुसीय प्रकार का अर्थात इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा होता है, इसलिए इसमें श्वसन फुफ्फुस प्रकार का पाया जाता है। तीसरा होता है इनमें वायु कोश पाया जाता है। फेफड़ों में वायु कोश या एयर सैक भी बोलते हैं या वायु थैले भी बोलते हैं। एयर सैक या एयर बैग्स पाए जाते हैं और उसका रीज़न आपको बताऊं क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि उड़ने की क्रिया जब वो करते हैं तो उस समय श्वसन में उनको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने के कारण उनमें इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। O2 की इनको क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। उड़ने की क्रिया के लिए उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें फुफ्फुस प्रकार का श्वसन पाया जाता है और इसमें वायु कोश पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आप 5th पॉइंट इसमें डालेंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता होने के कारण और अधिक उड़ने की क्रिया के कारण और इसके अलावा इस श्वसन जो क्रिया होती है वो शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। यानी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है और उसके अलावा हृदय की क्रियाएं उनको भी संचालित करती है। इस प्रकार आप इंट्रोडक्शन में ये देंगे कि श्वसन तंत्र अन्य कशेरुकियों की तुलना में क्या होता है? जटिल होता है, फुफ्फुसीय प्रकार का होता है, उसमें फेफड़ों द्वारा होता है और वायु कोश पाए जाते हैं और इनमें उड़ने के लिए उनको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और शरीर के ताप का नियंत्रण श्वसन क्रिया द्वारा और हृदय की क्रियाओं को इस श्वसन क्रिया के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से आप ये इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स डाल देंगे और नेक्स्ट उसके पश्चात आएगा श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग में देखिए, सबसे पहले श्वसन मार्ग में पॉइंट आता है बाह्य नासा छिद्र।
अब देखिए बाह्य नासा छिद्र, उसके पश्चात आता है बाह्य नासा छिद्र कहाँ पे खुलेगा? आंतरिक नासा छिद्र में। अभी देख रहे आपने कबूतर की चोंच के आसपास बाह्य नासा छिद्र कहाँ पे पाए जाते हैं? उसकी चोंच के आसपास तिरछे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। और उसके पश्चात ये कहाँ पर खुलते हैं? नासा कोश में। नासा कोश कहाँ? उसके पश्चात नासा कोश अगले छिद्र के द्वारा एक उसमें घाटी द्वार या ग्लॉटिस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लॉटिस, उसमें खुल जाता है। अब देखिए ग्लॉटिस अन्य कशेरुकों में ये एक उपकला से बनी हुई संरचना होती है जो एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। उसके पश्चात नासा कोश ग्लॉटिस में खुलने के पश्चात लैरिंक्स या कंठ में खुलता है। कंठ, जिसको कि लैरिंक्स भी बोलते हैं। लैरिंक्स या कंठ में खुलता है। उसके पश्चात लैरिंक्स और कंठ, उसका अगला छिद्र श्वसन मार्ग से होता हुआ श्वसन नाल में खुलता है। श्वसन नाल एक प्रकार की नलिका रूपी संरचना होती है और वो नलिका रूपी संरचना, उसके पश्चात श्वसन नाल आगे जाने के बाद एक उसमें उपकरण होता है जिसका नाम होता है शब्दिनी। शब्दिनी या उसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। आपने पक्षियों की सुरीली आवाज़ सुनी होगी और वो सुरीली आवाज़ इसी साउंड बॉक्स से उत्पन्न होती है, तो उसे हिंदी में शब्दिनी कहा जाता है और उसमें उसको इंग्लिश में साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, जो कि श्वसन नाल के झिल्लियों के फूलने के कारण उसका निर्माण होता है। शब्दिनी का दूसरा नाम सिरिंक्स भी कहा जाता है। सिरिंक्स भी कहा जाता है। उसके पश्चात सिरिंक्स अगले उपकरण में, जिसे कि ब्रोंकाई या श्वासनली कहा जाता है। श्वसनी या ब्रोंकाई कहा जाता है। अब ये ब्रोंकाई आगे जाके, जैसा कि अन्य कशेरुकियों में होता है, ब्रोंकाई विभाजित होकर फेफड़ों में खुलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई आगे विभाजित नहीं होती है, बल्कि उसमें से पार्श्व से शाखाएं निकलती हैं, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उन पार्श्व शाखाएं विभाजित होने के पश्चात ब्रोंकाई अलग अलग भागों में विभाजित होने के पश्चात और अंत में वो फुफ्फुस या फेफड़ों में खुल जाती है। और ये फेफड़े से आके उसमें वायु कोश उत्पन्न होते हैं। तो इसमें अंतिम उपकरण क्या होता है? वायु कोश। इस प्रकार इसका श्वसन मार्ग होता है। कबूतर में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करते समय इंट्रोडक्शन के पश्चात श्वसन मार्ग को आप इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे तीर के द्वारा दर्शाया गया है, सबसे पहले आता है बाह्य नासा छिद्र, सेकंड आता है आंतरिक नासा छिद्र, उसके पश्चात आंतरिक नासा छिद्र नासा कोश में खुलता है, नासा कोश ग्लोटिस या घाटी द्वार में खुलता है और उसके पश्चात ये कंठ या लैरिंक्स में चला जाता है। उसके पास श्वसन मार्ग आगे बढ़ता हुआ श्वसन नाल में जाता है, जो कि एक रॉड के समान, आपको अभी मैं डायग्राम में आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। उसके पश्चात ये शब्दनी, जिसे कि साउंड बॉक्स या सिरिंक्स भी कहा जाता है, और वो शब्दनी के पश्चात वो श्वसनी यानी ब्रोंकाई में खुलता है और ब्रोंकाई फेफड़ों में चली जाती है। उसमें से अलग अलग पार्श्व शाखाएं निकलती है और फेफड़े किसमें लास्ट में खुलते हैं? वायु कोश में। और वायु कोश का आयतन क्या होता है? फेफड़ों की तुलना में बहुत अधिक होता है। उसका एक कारण ये होता है कि ज़्यादा कशेरुकियों में, फुफ्फुसीय श्वसन वाले जीव जंतुओं में क्या होता है, फेफड़ों का आकार बड़ा होता है और उनमें वास्तविक प्रकार का डायाफ्राम यानी कि हृदयपट पाया जाता है। अब डायाफ्राम, इसमें क्या होता है, कबूतर में वास्तविक प्रकार का डायाफ्राम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वायु कोश का आयतन और घेराव फेफड़ों की तुलना में बहुत अधिक होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उड़ने के लिए उनको क्या चाहिए होता है कि उनका शरीर में उत्प्लावक बल होना चाहिए और हल्कापन होना चाहिए, जिसके कारण वो वायु कोश पाए जाते हैं, जिसके कारण वो आसानी से उड़ सकते हैं और ऊंची उड़ान भर सकते हैं। इस तरह इसका श्वसन मार्ग होता है। अब देखिए, अपन सबसे पहले लेते हैं बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र
अब देखिए बाह्य नासा छिद्र कहाँ पर पाया जाता है? यह कबूतर की चोंच के ऊपर दोनों तरफ एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र पाया जाता है। तो उसमें आप लिखेंगे चोंच के ऊपरी सतह पर रंध्र के रूप में पाए जाते हैं। ये छोटे से रंध्र के रूप में पाए जाते हैं। अब आप देखिए बाह्य छिद्र कहाँ पे पाए जाते हैं? चोंच की ऊपरी सतह पर, और ये रंध्र के रूप में पाए जाते हैं। उसके पश्चात आता है आपके आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र में क्या होता है? जो कबूतर में कपोल भाग होता है, कपोल भाग में तालु अंतर्वलित हो जाता है, यानी कि अंतर्वलित का मतलब उसमें फोल्ड हो जाता है इस तरह से। तो उस फोल्ड के अंतिम सिरों पर ये तिरछे रंध्र के रूप में और वात रंध्र के रूप में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आंतरिक नासा छिद्र होते हैं। आंतरिक नासा छिद्र के पश्चात होता है नासाकोश। ये आंतरिक नासा छिद्र नासाकोश में खुलते हैं और उसके पश्चात ये उसके अंतिम सिरे पर स्थित होते हैं। उसके पश्चात नासाकोश घाटी द्वार या ग्लोटिस में खुलता है। अब जो ग्लोटिस होती है वो एक नलिका रूपी संरचना होती है। घाटी द्वार या ग्लोटिस पीछे यानी जीभ के पीछे स्थित होती है और वो उसका अंतिम सिरा लैरिंक्स यानी कि कंठ में खुलता है। कंठ क्या होता है? ये बहुत ही हासित या कम होता है और इस पर ग्लोटिस का पहला सिरा और नासाकोश का अंतिम सिरा उस स्थान पर फूल जाता है, वहाँ पर घाटी द्वार बनता है और उसके पश्चात कंठ में खुलता है जिसे कि लैरिंक्स भी कहा जाता है। अब देखिए यह क्या होता है कि श्वसन नाल का अगला फूला हुआ सिरा होता है जहाँ पर यह पाया जाता है और उसके पश्चात कंठ श्वास नाल में खुलता है। श्वास नाल एक नलिका रूपी संरचना होती है जो मैं आपको बाद में डायग्राम में बताऊंगी और ये आगे इसके पश्चात शब्दनी यानी साउंड बॉक्स में खुलता है। इसमें एक पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है, साउंड बॉक्स और सेरिंग्स भी कहा जाता है या शब्दनी भी कहा जाता है और ये कुछ पक्षियों में बहुत अधिक विकसित होता है, जैसे गोरैया, बुलबुल। वो क्या होते हैं कि उनकी सुरीली आवाज़ होती है और उनमें तीव्रता और आवृत्ति ध्वनि अधिक होती है, तो वहाँ साउंड बॉक्स में पेरिटोनियम झिल्ली अधिक विकसित होती है। लेकिन कबूतर में ये पैरापीसियम एक उपकरण होता है, वो उसमें एब्सेंट होता है जिसके कारण उसमें कम आवाज़ें निकलती हैं। उसके पश्चात ये शब्दनी श्वसनी यानी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है। ब्रोंकाई एक प्रकार की शाखित संरचना होती है जो आगे जाके दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई श्वसनी है तो उसमें आने जाने के पश्चात ये फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात वो आगे और विभाजित नहीं होती है, दोनों तरफ दो फेफड़े होते हैं उनमें विभाजित हो जाती है, लेकिन इस तरह आगे अविभाजित या अशाखित रहती है। केवल इनमें से पार्श्व शाखाएं निकलती है और वो पार्श्व शाखाएं विभाजित होने के पश्चात प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती हैं और उसके पश्चात ये श्वसनियाँ फेफड़ों के अंदर चले जाती हैं। फेफड़ों में से ही ये ब्रोंकाई ही उत्पन्न, ये ब्रोंकाई की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वही विकसित होकर वायुकोश का निर्माण करती है। लेकिन वायुकोश ऐसे होते हैं कि वो बड़े आकार के होते हैं और जितने भी कबूतर के शरीर में आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग और यहाँ तक कि अस्थियों में भी वो चारों तरफ फैल जाते हैं और अपना आयतन बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं। वायुकोश की उपस्थिति के कारण ही उनका शरीर हल्का होता है और हड्डियाँ हल्की होने के कारण वो ऊपर उड़ सकता है। इस तरह से इसमें आपके पूरा वायु का श्वसन मार्ग होता है और वायुकोश भी आपके क्या होते हैं कि हमेशा युग्मित होते हैं। केवल एक ये वाला सर्वाइकल एयर सैक दो आपस में संगठित होकर अयुग्मित पाया जाता है। उसके पश्चात जितने भी होते हैं एब्डोमिनल एयर सैक, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब जोड़े में पाए जाते हैं। इस तरह से टोटल 9 एयर सैक इसमें पाए जाते हैं। देखिए आपके एक क्वेश्चन आता है पक्षियों में प्रवासन। प्रवासन का अर्थ होता है माइग्रेशन, यानी पक्षियों में प्रवासन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो क्रिया होती है वो प्रवासन कहलाती है। प्रवासन की सबसे पहले एक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। जंतु में प्रवासन एक लंबी यात्रा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित या अनिश्चित समय के लिए की जाती है।
इज दैट क्लियर? अब देखिए फर्स्ट सबसे पहले तो ये एक लंबी यात्रा होती है। दूसरी चीज है ये द्विपथीय होती है। द्विपथीय यानी द्विमार्गी, अर्थात एक तरफ से जाना होता है और दूसरी तरफ वापस उसमें लौटना होता है। तीसरा होता है ये किस लिए की जाती है? एक तो भोजन की तलाश में की जाती है, या फिर आवास की तलाश में की जाती है, या फिर प्रजनन के लिए की जाती है। ये तीन उद्देश्य होते हैं जिनके कारण पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, भोजन, आवास और प्रजनन के लिए। इस तरह से ये द्विमार्गी यात्रा होती है, द्विपथीय होती है और भोजन, आवास और प्रजनन के लिए की जाती है। इस प्रकार इसमें पक्षियों द्वारा दो प्रकार से ये जितनी भी यात्रा की जाती है इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है और दो चरणों में संपन्न होती है। अभी देखिए दो चरण कौन कौन से होते हैं? दो चरणों में संपन्न होती है। अब ये दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है उत्प्रवासन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इमाइग्रेशन। जो अपने आवास स्थान से लेकर आवास स्थान पे जहाँ पे पक्षी का जन्म होता है और जहाँ पर वो रहता है, आवास स्थान से लेकर जहाँ वे प्रजनन के लिए या भोजन के लिए जिस पर्पस के लिए वो दूसरे स्थान तक गमन करके जाता है, तो वो प्रजनन स्थान तक का जो गमन कहा जाता है उसे इमिग्रेशन या उत्प्रवासन कहते हैं। और दूसरा चरण होता है आवासन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का अर्थ होता है कि जब पक्षी प्रजनन स्थल से वापस आवासीय स्थानों पर आता है तो वो कहलाता है आवासन या इमाइग्रेशन। इस तरह से ये क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, पहला इमिग्रेशन और दूसरा इमाइग्रेशन। इस तरह से पक्षियों में प्रवासन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। अब मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि आवासन की क्रिया किस प्रकार की जाती है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जहाँ पक्षी आवास उत्पन्न करता है तो यहाँ पर इसका ये एरिया होता है और यहाँ पर ये सबसे पहली क्रिया क्या करता है, जिस एरिया से और कहाँ पर जाता है, दूसरी जगह जब भी जाता है तो वो कौन सी जगह कहलाती है? वो उसकी कहलाती है माइग्रेशन एरिया। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर या प्रवास करके जाता है, इस एरिया को बोलते हैं माइग्रेट एरिया। यानी आवास स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं माइग्रेट एरिया। ये क्रिया क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था इमाइग्रेशन। इमाइग्रेटरी बर्ड यानी कि कोई भी पक्षी जाता है तो उसे कहा जाता है इमाइग्रेटरी बर्ड या प्रवासन पक्षी। अब उसके पश्चात माइग्रेट एरिया में पहुंचने के पश्चात वह पक्षी वहां पर प्रजनन क्रिया करता है। प्रजनन क्रिया के पश्चात प्रजनन क्रिया में एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग करना। प्रजनन के पश्चात उसमें अंडे उत्पन्न होते हैं। ओव्यूलेशन एंड चाइल्ड डेवलप, जितने भी बच्चे होते हैं पक्षियों के वो सारे चाइल्ड डेवलप्ड एरिया हो जाता है। तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन एंड चाइल्ड डेवलप्ड एरिया। उस एरिया से जब वो वापस प्रजनन करके अपने अवयस्क बच्चों के साथ वापस कहाँ पर लौटते हैं? अब देखिए इमाइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब है एरिया से माइग्रेटरी एरिया में जाए, फिर उसके पश्चात ओव्यूलेशन और चाइल्ड डेवलप्ड एरिया से वापस वो कहाँ पर आएगा? जिस एरिया से वो चला गया था उस एरिया में वो वापस लौटेगा। और वो एरिया कैसा होगा? फूड रिच एरिया होगा। वहाँ पर उनको भोजन की व्यवस्था होगी और उनको आवास की व्यवस्था होगी। इसलिए उस एरिया को आप यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया कहेंगे। इस तरह से वो वापस आएगा और ये क्रिया क्या कहलाएगी? इमाइग्रेशन। इस क्रिया को कहते हैं उत्प्रवासन हिंदी में, और इसे कहते हैं आवासन। यानी जहां आवास स्थल से वापस लौट के
अपने अव्यस्त बच्चों के साथ और अंडोत्सर्ग के पश्चात प्रजनन क्रिया के पश्चात लौटता है। इस तरह से ये क्रिया 2 भागों में डिवाइड की जा सकती है और आप उसमें डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है। माइग्रेशन एक, क्योंकि द्विमार्गी अवस्था है, पहला मार्ग यहाँ स्टार्ट होता है, दूसरा यहाँ, तो ये इस प्रकार से द्विमार्गी डबल वे इस तरह से ये क्रिया होती है। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन के प्रकार। माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। पक्षियों में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं और उनमें अलग अलग प्रकार से वो अपने भोजन के लिए, आवास के लिए और प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो अब ये देखिए टाइप्स क्या होते हैं। माइग्रेशन के टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार का आवासन होता है। सबसे पहला होता है दैनिक प्रवासन। अब देखिए दैनिक प्रवासन में क्या होता है, दिन और रात। कुछ पक्षी अपना प्रवास दिन के समय पूरा करते हैं और कुछ रात के समय उड़ान भर के अपना प्रवास पूरा करते हैं। तो इस तरह से अपने घोंसलों से उड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो दैनिक प्रवासन कहलाता है। दूसरा होता है लूनर प्रवासन। लूनर प्रवासन का अर्थ होता है कि जो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण, समुद्री पक्षी होते हैं, ज्वार भाटा के उत्पन्न होने के कारण अपना स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं, उसे लूनर प्रवासन कहा जाता है। तीसरे प्रकार का प्रवासन होता है जिसे कि आप मौसमी प्रवासन कह सकते हैं। मौसमी प्रवासन का अर्थ होता है जो मौसम परिवर्तन के कारण होता है। मौसम परिवर्तन के कारण जब उनकी अनुकूल परिस्थितियां वहां पर मौसम परिवर्तन के कारण नहीं रहती हैं तो वह पक्षी अनुकूल वातावरण में चले जाते हैं, इसलिए उसे, जो कि नियमित और अनियमित रूप से होता है। चौथा होता है चक्रीय प्रवासन। चक्रीय प्रवासन, चक्रीय प्रवासन जहाँ लंबी अवधि वाले होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, समय, जहाँ पर समय अवधि लंबी होती है वहाँ इस तरह के प्रवासन होते हैं, उसे आप चक्रीय प्रवासन कह सकते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त कई वैज्ञानिकों के अनुसार अक्षांशीय प्रवासन। अक्षांश का अर्थ क्या होता है कि जब भौगोलिक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी दिशा में क्या होता है, जब हिमालय पर्वत पर बर्फ जम जाती है तो पक्षी क्या होते हैं कि नीचे स्थान पर चले जाते हैं और जहाँ पक्षी की अगर अनुकूलता ठंड में है तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर अगर वो गमन करते हैं तो उसे अक्षांश प्रवासन कहते हैं। दूसरा होता है देशांतर प्रवासन। देशांतर प्रवासन में जब पक्षी पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी होते हैं वहाँ पर प्रवासन करते हैं, उसे देशांतरीय प्रवासन कहते हैं। इसके अलावा आपको मैंने दैनिक प्रवासन में आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त प्रवासन के प्रकार के अतिरिक्त इसमें प्रवासन के कारण क्या होते हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है। प्रवासन के लक्षण और कारण। लक्षण क्या होते हैं प्रवासन के लक्षण में, आप देखिए अगर पक्षी होते हैं वो अलग अलग प्रकार के उसमें लक्षण पाए जाते हैं। प्रवासन के मार्ग, लक्षण में क्या होता है, प्रवासन का मार्ग, मार्ग में क्या होता है कि वो अलग अलग मार्ग से जा सकते हैं, वायु मार्ग से, समुद्री मार्ग से अलग अलग जा सकते हैं। और उसके पश्चात प्रवासन की गति जो कि 30 से 25 मिमी प्रति वर्ष होती है। इसके अलावा प्रवासन की ऊंचाई के बारे में उसमें बताया जाता है और उसके प्रकार प्रवासन के क्या कारण होते हैं, तो उसमें आप प्रवासन के मार्ग के बारे में, ऊंचाई के बारे में, गति के बारे में, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। अब देखिए प्रवासन के क्या कारण होते हैं, किस कारण से पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। प्रवासन में कारणों में अलग अलग पक्षी वैज्ञानिकों ने अलग अलग कारण बताए गए हैं। अब देखिए सबसे पहला होता है जंतु उद्दीपन। जंतु उद्दीपन का अर्थ होता है कि जंतुओं में जब जनन यानी गोनेड्स, गोनेड्स का अर्थ होता है जनन अंगों का विकास होता है, उसी समय जनन अंग कौन कौन से होते हैं, नर में होता है वृषण और मादा में होता है अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं, वो हार्मोन उन्हें माइग्रेट करने यानी प्रजनन के लिए उत्तेजित कर देते हैं। वो उत्प्रेरित होने के पश्चात वो उसे बाध्य कर देते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। तो इस तरह से जंतु उद्दीपन एक प्रवासन का कारण बनता है।
क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं अंडाशय और वृषण से टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिस तरह से कशेरुकियों में स्रावित होते हैं, वो जंतु उद्दीपन का कार्य करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको गमन करने के लिए बाध्य कर देते हैं। दूसरा होता है थायराइड परिकल्पना। थायराइड परिकल्पना के अनुसार थायराइड ग्रंथि से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि उसकी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण प्रवासन का कारण होता है। तीसरा होता है प्रतिपिट्यूटरी हार्मोन। प्रतिपिट्यूटरी हार्मोन ये हार्मोन होता है जो कि प्रवासन की क्रियाओं को नियमित करता है। उसके पश्चात अब देखिए इसके कारण के अलावा इसमें है वातावरणीय उद्दीपन। वातावरणीय उद्दीपन कौन कौन से होते हैं? वातावरणीय उद्दीपनों में जैसे गर्मी की अधिकता, ठंड की आवश्यकता और दैनिक जीवन में जितने भी उनमें चेंजेस होते हैं उसके अनुसार उनके वातावरणीय उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। और एक होता है उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी परिवर्तन। उपापचयी परिवर्तन के कारण प्रवासन होता है। उपापचय में परिवर्तन होने के कारण उनके शरीर में वसा का जमाव होने लग जाता है, और वसा का जमाव होने के पश्चात क्या होता है कि उसमें वह उड़ने की दशा में कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं। ऐसी कंडीशन में उनके शरीर में बचा हुआ वसा पानी की आवश्यकता को पूरा करता है और जो ग्लाइकोजन की तुलना में बहुत अधिक उनको एनर्जी प्राप्त करती है और वह उड़ने की क्रिया में सहायक होती है। इस तरह से इसमें ये प्रवासन के कारण उसमें पाए जाते हैं। अब अंत में प्रवासन की अध्ययन की क्या क्या विधियां होती है मैं उससे आपको अवगत कराती हूँ। विभिन्न पक्षी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिससे हम पक्षियों के प्रवासन को आकलन कर सकते हैं। विभिन्न पक्षी वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियां बताई है। पहली विधि है इसमें टेलीस्कोपिक अर्थात दूरदर्शी यंत्र द्वारा चंद्रमा की रोशनी में उनके सामने से गुजरने वाले पक्षियों की गिनती का आकलन किया जा सकता है और इस तरह से उनका प्रवासन की विधियों में सबसे पहले ये आती है। दूसरी आपके आती है आज के अत्याधुनिक युग में रेडियोमेट्री द्वारा। रेडियोमेट्री एक विधि होती है। रेडियोमेट्री इस विधि में विभिन्न प्रकार के रिसीवर और उसके पश्चात रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रांसमीटर, रिसीवर। अब यहाँ पर रेडियो ट्रैकिंग, ट्रांसमीटर और रिसीवर, इन उपकरणों की सहायता से पक्षियों की ट्रैकिंग की जाती है। रिसीवर और ट्रांसमीटर की सहायता से उन पक्षियों की गणना कर ली जाती है। तीसरी विधि आती है आपके इसमें राडार द्वारा। राडार द्वारा पक्षियों की गिनती की जाती है कि कितने पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गमन करते हैं। इसके अलावा एक विधि और आती है जिसमें पक्षियों को रिंगिंग के द्वारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। रिंगिंग का अर्थ होता है कि पक्षियों में टैग लगाना। और वो टैग किस तरह से लगाए जाते हैं? एड्रेस टैग होते हैं, यानी कि एक निश्चित एड्रेस या पता लिख दिया जाता है और टैग लगा दिए जाते हैं। और इस तरह के टैग जो हैं पक्षियों के पंजों के अंदर बांध दिए जाते हैं, जो कि चिन्हक या रंगीन होते हैं, या उनके पूंछ पर बांध दिए जाते हैं, या उनकी चोंच पर कोई चिन्हक उन पर लटका दिए जाते हैं। नायलॉन के धागे उनकी चोंच में बांध दिए जाते हैं और कुछ उसकी पूंछ पर लगा दिए जाते हैं, कुछ उनकी गर्दन में लटका दिए जाते हैं, कुछ छोटी छोटी जिप्स बनाकर लगा दी जाती है और कुछ में दूर से पिचकारी, रंगों की पिचकारी से उन पर कलर कर दिया जाता है ताकि उनकी पहचान हो सके। और इस तरह से उन सब की पहचान करके उनकी गणना की जाती है और प्रवासन के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से प्रवासन की विधियाँ, इस तरह से आप ये सारे पॉइंट, एक आपके क्वेश्चन जो आता है कि पक्षियों में प्रवासन किस प्रकार होता है, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।